गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग सामाजिक विज्ञान में फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे थे पाठ। और इसमें हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति के कारण में हम लोगों ने सामाजिक कारण पढ़ लिए थे पिछली कक्षा में, धार्मिक कारण पढ़ लिए थे, राजनीतिक कारण पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक कारण क्या थे। तो आर्थिक कारण में सबसे पहले लेते हैं बिंदु बच्चों, व्यापारिक एवं व्यावसायिक कठिनाइयाँ। यानी क्या मतलब क्या कठिनाइयाँ आई थी जिसके कारण जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई। तो अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था में व्यवसाय एवं वाणिज्य का विकास भी ठप पड़ गया। व्यवसायियों और व्यापारियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए थे। उन्हें प्रत्येक शहर, प्रांत, जिला और स्थान में विभिन्न प्रकार के कर देने पड़ते थे। यानी हर जगह उन्हें टैक्स देना पड़ता था। ठीक है। गिल्ड भी अबाध व्यापार में रोड़ा अटकाते थे, इसलिए व्यवसाय वाणिज्य लाभप्रद नहीं था। यानी कि जब किसी व्यापारी को अगर हर जगह टैक्स देना पड़ेगा तो वो जो क्या करेगा, उस जो सामान है, जो वस्तु है, उसका जो है मूल्य है वो बढ़ा देगा। ठीक है। इससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था जो है अगर वो नहीं बढ़ाता है तो उसको प्रॉब्लम होती है, और अगर नहीं उसको प्रॉब्लम होकर बढ़ा देता है तो जनता को प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो वहाँ पे जो व्यवसायी वर्ग था, इनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। इसका विपरीत प्रभाव जो है फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था बच्चों। ठीक। इससे क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति जो है उसको जो हवा मिली। दूसरा बच्चे, फिजूल खर्ची और खाली राजकोष। किसी भी प्रकार का नियंत्रण ना होने के कारण बच्चों फ्रांस की जो सरकार थी वो दरबार की शान शौकत, ठाट बाट और विलासिता तथा युद्धों पर मनमाने ढंग से धन खर्च करती थी। यानी कि अनाप शनाप वो पैसे खर्च करती थी। वहाँ पे जो शान शौकत थी उसको दिखाने के लिए, ठाट बाट को और विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए जो राजा और रानी थे वो पूरी तरीके से जो फिजूल खर्ची करते रहते थे। फ्रांस का जो राजकोष था वो खाली हो गया था, फिर भी राजा और रानी ने अपने विलासितापूर्ण खर्चों पर अंकुश नहीं लगाया था। तीसरा है बच्चों, उच्च वर्ग का करों से मुक्त होना। यानी जो पादरी वर्ग थे, जो उच्च कुलीन वर्ग थे, फ्रांस में उच्च वर्ग व पादरियों पर कोई कर नहीं लगाया जाता था। इस प्रकार जो लोग करों का भार वहन करने में समर्थ थे वे करों से मुक्त थे, जबकि जनसाधारण करों के बोझ से दबी जा रही थी। यानी कि जो लोग टैक्स भर सकते थे उनको तो टैक्स से मुक्त कर दिया था। ठीक है। और जो बेचारे गरीब तबका के लोग थे, जो किसान थे, जो जनसाधारण थे, उनके ऊपर करों का जो बोझ है वो दबा बनाया जा रहा था। इस कारण भी जनता में आक्रोश पैदा हुआ। फिर चौथा है बेकारी की समस्या। बेकारी की समस्या ने भी आर्थिक स्थिति को दयनीय बना दिया था। औद्योगिकीकरण के कारण घरेलू उद्योग धंधे बंद हो गए थे। इनमें कार्यरत मजदूर और कारीगर बेकार हो गए थे। यानी कि जब वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो कोई वहाँ के जो वर्कर हैं वो भी, उनको भी काम नहीं मिलेगा। अतः वे क्रांति के समर्थन को बन गए थे। फिर पांचवा है बच्चों, जनता का आर्थिक शोषण। यानी कि जो राज दरबार की जो शान शौकत है वह उच्च श्रेणी के व्यक्तियों की विलास प्रियता तथा लंबे खर्चीले युद्धों के कारण धन प्राप्त करने के लिए साधारण जनता पर अनेक प्रकार के कर लगाए जाते थे और उनकी वसूली अत्यंत निर्दयतापूर्वक की जाती थी। यानी जो गरीब जो साधारण जनता थी उनके ऊपर जब जैसे जो टैक्स है उसका जो वसूलना था बहुत ही निर्दय तरीके से वो लोग वसूलते थे, जिस कारण शासन के प्रति जनता में भारी आक्रोश उत्पन्न हो गया। यानी कि और इसी कारण क्या हुआ, जनता के अंदर गुस्सा इतना ज़्यादा भर गया कि वो फ्रांसीसी क्रांति के लिए मजबूर हो गए बच्चों। अब देखते हैं कि दार्शनिकों का क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि वहाँ के जो लेखक थे उन्होंने क्या ऐसी लेखनी लिखी कि जो है कौन कौन से ऐसे लेखक हुए जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को हवा दी। तो फ्रांस के लोग रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर जैसे महान दार्शनिकों और लेखकों दिर्रो क्वेसेन के विचारों से प्रभावित होकर स्वतंत्रता की मांग करने लगे थे। इन विचारों ने फ्रांस
के निवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बुराइयों का ज्ञान कराया। और इन्हीं लेखकों ने क्या बताया, जो फ्रांस की जो आम जनता थी उनको बताया कि हम जो इस देश में, जो फ्रांस में किस तरीके की जो सामाजिक बुराइयां बस गई हैं, आर्थिक बुराइयां हैं, राजनीतिक बुराइयां पनप रही हैं। इन दार्शनिकों ने क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर फ्रांस की जनता हृदय से इन बुराइयों को उखाड़ फेंकने के लिए उद्यत हो उठी थी। ठीक है, तो अब जो आम जनता थी, जब उन्हें पता चला कि अच्छा हमारे देश में इस तरीके की बुराइयां व्याप्त हैं, तो उन्हें ये लगा कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम इन बुराइयों को उखाड़ फेंकें, और वो इसके लिए कार्य भी करने लगे। इस प्रकार फ्रांस में बौद्धिक जागृति फैल गई और यहाँ के निवासी न्याय, स्वतंत्रता और समानता की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हो गए थे बच्चों। ठीक है, तो ये तो था बच्चों दार्शनिक प्रभाव। ठीक, अब देखते हैं कि कौन कौन से जो दार्शनिक हुए हैं। पहले हैं वोल्टेयर। ये एक प्रसिद्ध विचारक और लेखक थे। इनके विचारों से फ्रांस की क्रांति को प्रमुख बल मिला, यानी इन्होंने जो लेखनी लिखी, इससे जो है फ्रांस की क्रांति जो है को ताकत मिली। ये जन कल्याणकारी निरंकुश शासन करना चाहते थे। ये क्या कहते थे कि जन कल्याणी निरंकुश शासन हो। इन्होंने चर्च की बुराइयों की बदनाम वस्तु की तुलना की, यानी कि जो चर्च की बुराइयां हैं उसको बदनाम वस्तु से तुलना कर दी थी इन्होंने क्या किया था, लेटर्स ऑन द इंग्लिश नामक पुस्तक लिखी, जिसे ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। अब ये देखिए, वॉल्टेयर ने कौन सी बुक लिखी थी, लेटर्स ऑन द इंग्लिश। लेटर्स ऑन द इंग्लिश, ये जो है बुक, ये वॉल्टेयर ने लिखी थी। ठीक है, जिसे ब्रिटिश सरकार ने उस पर पाबंदी लगा दी थी। दूसरे थे बच्चों रूसो। रूसो फ्रांस का एक प्रसिद्ध दार्शनिक था, जिसने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अपने विभिन्न विचार प्रस्तुत किए। उसने डिस्कोर्स ऑन इनक्वेलिटी नामक अपनी पुस्तक में राज्य की रमणीय व्याख्या की है, यानी कि बहुत ही सुंदर व्याख्या करी है, जिसमें बताया गया कि मनुष्य स्वतंत्र व खुश है तथा मनुष्य आज़ाद जन्मा है, किंतु वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक अपनी पुस्तक में उन्होंने प्रकृति की सर्वोच्चता संबंधी अपने सिद्धांत को त्याग दिया और लॉक ने मौलिक रूप से भिन्न अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। उसके अनुसार मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होते हुए भी सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यानी जो रूसो थे, उनका क्या कहना था कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होते हुए भी सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये एक लाइन भी दे सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं कि ये किसने लिखा है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे रूसो। ठीक, दूसरे आते हैं बच्चों तीसरे आते हैं बच्चों जॉन लॉक। ठीक है, तो जॉन लॉक जो हैं उस समय का एक अन्य प्रबुद्ध चिंतक था जॉन लॉक। उसने राजशाही के दैवीय स्वरूप और निरंकुशवाद का खंडन किया। उसने अपनी पुस्तक द ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, जो सन 1690 में प्रकाशित हुई, में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। वह मानव के प्राकृतिक अधिकारों तथा सीमित राजनीतिक सत्ता का समर्थक था। वो क्या कहता था कि वो कहता था कि जो मानव है वो प्रकृति ने उसे स्वतंत्र पैदा किया और उसके अपने अधिकार हैं। ठीक है, और उसने राजनीतिक उदारवाद का समर्थन किया तथा उसके विचारों का प्रभाव अमेरिकी संविधान व फ्रांस की क्रांति पर पड़ा। रूसो ने लॉक के विचारों को ही आगे बढ़ाते हुए जनता और राज्य में अनुबंध की बात करी थी। तो रूसो ने ही क्या किया था, जॉन लॉक की जो बातें थी उसी को उन्होंने माना और ये कहा कि राज्य में अनुबंध होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं मॉन्टेस्क्यू कौन थे। तो मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित द स्पिरिट ऑफ द लॉज राजनीतिक व कानून के अध्ययन से भी अधिक सर्वोपरि है। ये सभी सामाजिक संस्थानों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है, जिसे पहला वर्णनात्मक सामाजिक विज्ञान व राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है। अरस्तु से प्रेरित होकर उन्होंने
तात्कालीन समितियों का अध्ययन किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि सभी राजनीतिक संस्थाएं व समितियों का संबंध वैज्ञानिक कानूनों व रीतियों से, यानी कि जितनी भी संस्थाएं हैं उनका जो रिलेशन है वो बच्चों किससे है, वैज्ञानिक कानूनों से है और रीतियों से है। मॉन्टेस्क्यू सामाजिक उत्थान में दृढ़ विश्वास रखते थे। कानूनों या रीतियों को नए ढंग से परिभाषित करते हुए उन्होंने बताया कि विशेष कारण का प्रभाव ही कानून है। यानी जब किसी जब कोई कारण है और उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है वो क्या हो जाता है बच्चों, वो हो जाता है कानून बन जाता है। तो मॉन्टेस्क्यू के अनुसार शांति, भूख, सेक्स व सामाजिक आवश्यकताएं आदि मिलकर ही समाज का निर्माण करती हैं। यानी जब किसी व्यक्ति के अंदर भूख है, सामाजिक आवश्यकताएं उसको मिलती हैं, ठीक महसूस हो रही हैं, तभी क्या है वो समाज बनता है। ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे तात्कालिक कारण।